नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबने कभी न कभी सोचा ही होगा कि हम अपने माता-पिता जैसे दिखते तो हैं, पर उनकी हूबहू नकल क्यों नहीं होते। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगी। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो हमें आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स की दुनिया में ले जाएगी। हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक पादरी ने कुछ मटर के पौधों से इस पूरी कहानी की नींव रखी और फिर धीरे धीरे मानव आनुवंशिकी की जटिलताओं तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आनुवंशिकी का मतलब क्या है। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है वंशागति यानी इनहेरिटेंस। और दूसरी है विविधता यानी वेरिएशन। सही, मतलब कुछ चीजें हमें विरासत में मिलती हैं और कुछ हमें सबसे अलग बनाती हैं। पर कमाल की बात तो यह है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से ये जानते थे, है ना? हाँ बिल्कुल। उन्हें शायद इसके पीछे का विज्ञान ना पता हो, पर उन्हें ये पता था कि कुछ तो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जैसे वो पंजाब की साहिवाल गायों का उदाहरण है। हाँ, वो चयनात्मक प्रजनन का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अनुभव से सीख लिया था कि अगर अच्छी नस्ल के जानवरों को आपस में ब्रीड कराया जाए तो उनकी संतान भी बेहतर होती है। तो यही वंशागति हुई। हाँ, यही वंशागति है, वो प्रक्रिया जिससे गुण माँ बाप से बच्चों में आते हैं। और विविधता वो वजह है कि भाई बहन भी एकदम एक जैसे नहीं होते। और इसकी एक बड़ी वजह है लैंगिक जनन। अच्छा, तो उस जमाने में सब मानते थे कि गुण आपस में घुल मिल जाते हैं जैसे पानी में रंग। फिर ये ग्रेगर मेंडल कौन थे जिन्होंने इस पूरी सोच को ही बदल दिया? हाँ, मेंडल का काम उस समय के लिए एक धमाके जैसा था। उन्होंने जो किया वो बहुत सरल लेकिन बहुत असरदार था। उन्होंने मटर के पौधे चुने थे, राइट? हाँ, मटर के पौधे, क्योंकि उनमें बहुत साफ सुथरे विरोधी लक्षण होते हैं। जैसे या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीच का कुछ नहीं। उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस कराया। और पुरानी सोच के हिसाब से तो बच्चे बीच की हाइट क्यों होने चाहिए थे? बिल्कुल, पर ऐसा हुआ नहीं। पहली पीढ़ी, जिसे F1 कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे। सारे? एक भी बौना नहीं। एक भी नहीं? बौनापन जैसे गायब ही हो गया। यह तो बहुत अजीब बात है। और असली जादू तो तब हुआ जब मेंडल ने इन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों को आपस में क्रॉस कराया। अच्छा, सेल्फ पोलिनेशन। हाँ, तो जो दूसरी पीढ़ी F2 आई, उसमें बौने पौधे वापस आ गए। वापस आ गए? हाँ, और उन्होंने सिर्फ गिनती नहीं की, उन्होंने गणित का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि हर 4 में से लगभग 3 पौधे लंबे थे और एक बौना। 3 और 1 का अनुपात? 3.1। बिल्कुल, ये 3.1 का अनुपात बार बार आ रहा था। और इसी पैटर्न से मेंडल ने ये नतीजा निकाला कि गुण आपस में घुलते मिलते नहीं हैं, बल्कि वे अलग अलग पैकेट में आते हैं, जिन्हें उन्होंने कारक या फैक्टर्स कहा, जिसे आज हम जीन कहते हैं। एकदम सही। और यहीं से उनका पहला बड़ा नियम आया, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब एक पैकेट दूसरे पर हावी हो सकता है, जैसे लंबेपन वाला पैकेट कैपिटल टी बौनेपन वाले पैकेट स्मॉल टी पर हावी हो गया। बिल्कुल। और इसीलिए पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, भले ही उनके अंदर बौनेपन का पैकेट मौजूद था। और दूसरा नियम? दूसरा नियम था विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका क्या मतलब है? इसका सरल मतलब यह है कि जब माता पिता से बच्चे में गुण जाते हैं तो हर गुण के लिए जो 2 पैकेट या एलील होते हैं वे अलग अलग हो जाते हैं। ओके। बच्चे को हर गुण के लिए 1 पैकेट माँ से मिलता है और 1 पिता से। वे कभी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन प्रकृति के नियम इतने सीधे साधे तो होते नहीं। मुझे यकीन है कि इसमें भी कुछ पेच होंगे। हाँ, और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हमारे नोट्स में स्नैपड्रैगन फूल का एक उदाहरण है। हाँ, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्नैपड्रैगन में जब आप एक लाल फूल RR को एक सफेद फूल RR से क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में आपको गुलाबी फूल मिलते हैं। गुलाबी मतलब लाल और सफेद का मिश्रण? ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इन गुलाबी फूलों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो अगले पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफेद तीनों रंग वापस आ जाते हैं। अच्छा। अगर रंग सच में घुल गए होते तो लाल और सफेद दोबारा कभी नहीं दिखते। इससे साबित होता है कि जीन अभी भी अलग अलग हैं, बस खुद को व्यक्त करने का उनका तरीका अलग है। और एक और दिलचस्प चीज है,
सह प्रभाविता, को डोमिनेंस, इसका उदाहरण हमारे इंसानी ब्लड ग्रुप में मिलता है। हाँ, ये भी बहुत अनोखा है। हमारे ABO ब्लड ग्रुप में A और B दोनों एलील प्रभावी हैं। दोनों? हाँ, तो अगर किसी को अपने माता पिता से एक A एलील और एक B एलील मिलता है तो उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। न ए न बी, बल्कि ए बी। बिल्कुल। मतलब दोनों एलील एक साथ बराबरी से खुद को व्यक्त करते हैं, कोई किसी पर हावी नहीं होता। एक मिनट, अभी तक तो हम सिर्फ एक ही गुण की बात कर रहे थे, जैसे पौधे की लंबाई या फूल का रंग। लेकिन असल जिंदगी में तो हजारों गुण एक साथ अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। सही सवाल है। और इसी सवाल ने मेंडल को अपने तीसरे नियम तक पहुंचाया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, उन्होंने दो गुणों को एक साथ देखा, बीज का रंग पीला या हरा और बीज का आकार गोल या झुर्रीदार। और उन्होंने पाया कि बीज का रंग अगली पीढ़ी में कैसे जाएगा, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बीज का आकार कैसे जाएगा। दोनों गुण एक दूसरे से पूरी तरह आजाद थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसलिए कि मेरे बाल मेरे पिता की तरह घुंघराले हैं, जरूरी नहीं कि मेरी आंखों का रंग भी उन्हीं की तरह हो। बिल्कुल। इसी वजह से हमें बच्चों में माता पिता के गुणों के नए नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। पर मुझे यहाँ एक और पेच नजर आ रहा है। हमारे नोट्स में TH मॉर्गन और फल मक्खियों का जिक्र है। हाँ, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। उन्होंने पाया कि कुछ जीन आजाद नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये तो मेंडल के नियम के खिलाफ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे कहते हैं सहलग्नता या लिंकेज। लिंकेज। सोचिए कि क्रोमोसोम एक ट्रेन है और जीन उस पर बैठे यात्री। अगर दो जीन एक ही डिब्बे में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो स्टेशन पर एक साथ ही उतरेंगे। मतलब अगली पीढ़ी में एक साथ जाएंगे। बिल्कुल। इसी को हम सहलग्नता या फिजिकल जुड़ाव कहते हैं। मेंडल खुशकिस्मत थे कि उन्होंने जो गुण चुने उनके जीन या तो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे या एक ही क्रोमोसोम पर बहुत दूर दूर थे। तो इसका मतलब मेंडल का तीसरा नियम हमेशा सही नहीं होता। हाँ, ये एक अपवाद है। मॉर्गन ने दिखाया कि जीन जितने पास पास होते हैं उनके एक साथ जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन वो हमेशा साथ नहीं जाते हैं ना, कभी कभी नए कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। हाँ, और वो होता है क्रॉसिंग ओवर नाम की एक प्रक्रिया के दौरान। इससे जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं उसे पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये सब तो बहुत जटिल होता जा रहा है। चलिए एक और हैरान करने वाले विषय पर चलते हैं। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ये भी हर जगह एक जैसा नहीं है। इंसानों में ये XY सिस्टम से तय होता है। महिलाओं में XX और पुरुषों में XY। हाँ, तो बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पिता से X क्रोमोसोम मिलता है या Y। और पक्षियों में? पक्षियों में ये सिस्टम ठीक उल्टा है। वहां मादा के पास अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम ZW होते हैं और नर के पास एक जैसे ZZ होते हैं। तो वहां बच्चे का लिंग मां तय करती है। सही। और मधुमक्खियों का सिस्टम तो बिल्कुल ही अलग है। मैंने पढ़ा है कि वहां नर के कोई पिता ही नहीं होते। ये कैसे संभव है? ये कमाल का है। इसे हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम कहते हैं। मादाएं मतलब रानी और वर्कर्स द्विगुणित होती हैं। उनके पास क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, एक मां से एक पिता से। हाँ, लेकिन नर यानी ड्रोन वो अगुणित होते हैं। वे अनिषेचित अंडों से पैदा होते हैं, इसलिए उनका कोई पिता नहीं होता। उनके पास सिर्फ मां से मिला हुआ एक ही सेट होता है। वाह, ये तो सच में बहुत अजीब है। अच्छा, अब तक हमने बात की कि जीन कैसे अगली पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन क्या वे हमेशा एक जैसे रहते हैं या उनमें बदलाव भी आ सकता है? बदलाव आ सकता है और आता भी है। इसी को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन ही विविधता और विकास का मूल आधार है। ये DNA के कोड में एक गलती जैसा है? हाँ, एक स्थायी बदलाव। ये एक छोटी सी टाइपिंग की गलती जैसा हो सकता है, जिसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है? बिल्कुल। वहां हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में सिर्फ एक बेस पेयर के बदलने से लाल रक्त कोशिकाओं का पूरा आकार हंसिया जैसा हो जाता है। एक अक्षर से इतना बड़ा फर्क। और दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। सोचिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं और बीच में से एक अक्षर हटा दिया जाए तो सारे शब्द आगे खिसक जाएंगे और कुछ समझ नहीं आएगा। DNA के साथ भी ऐसा ही होता है और इससे बनने वाला प्रोटीन पूरी तरह बेकार हो सकता है। और जब ऐसी बीमारियां परिवारों में चलती हैं तो डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? मैंने वंशावली विश्लेषण के बारे में पढ़ा है। हाँ, पेडिग्री एनालिसिस। ये एक जासूस के टूल जैसा है।
डॉक्टर एक फैमिली ट्री बनाते हैं और देखते हैं कि कोई खास बीमारी किस पैटर्न में दिख रही है। इससे पता चल जाता है कि बीमारी प्रभावी है या अप्रभावी। हाँ, और ये भी कि क्या वो किसी सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ी है। इसी से हम आनुवंशिक विकारों को 2 बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है मेंडेलियन विकार। हाँ, ये वो विकार हैं जो किसी एक जीन में गड़बड़ी की वजह से होते हैं, जैसे हीमोफीलिया जिसमें खून का थक्का नहीं जमता। या फिर सिकल सेल अनीमिया जिसका हमने अभी जिक्र किया। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी है गुणसूत्रीय विकार। ये सुनने में ज्यादा गंभीर लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी एक जीन में नहीं बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम में होती है। मतलब क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव। सही। कभी-कभी कोशिका विभाजन के समय गलती से किसी क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है या एक कॉपी कम हो जाती है। जैसे डाउन सिंड्रोम। हाँ, डाउन सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपियां हो जाती हैं। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ता है। हमारे नोट्स में 2 और उदाहरण हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है जब उनके पास एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब XXY। और टर्नर सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है जब उनके पास 2 की जगह सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब XO। इससे उनका विकास पूरी तरह नहीं हो पाता। तो आज हमने मेंडल के मटर के पौधों से शुरू करके इंसानों की जेनेटिक बनावट की जटिलताओं तक का एक लंबा सफर तय किया। हाँ, ये साफ है कि आनुवांशिकी के ये सिद्धांत ये समझने के लिए कितने जरूरी हैं कि हम कौन हैं और जीवन का ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है। हमने देखा कि गुण कैसे विरासत में मिलते हैं, वे खुद को कैसे व्यक्त करते हैं और उनमें बदलाव कैसे आ सकता है। बिल्कुल। और ये सब आज हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा करता है। किस तरह का सवाल? आनुवांशिकी की हमारी बढ़ती समझ और जीन एडिटिंग जैसी शक्तिशाली तकनीकों के साथ भविष्य में इंसान का अपनी ही विरासत के साथ रिश्ता कैसे बदलेगा। मतलब जब हम सिर्फ विरासत को देखने से आगे बढ़कर उसे अपनी मर्जी से बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो हमें किन नैतिक सीमाओं पर विचार करना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ विज्ञान को नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलकर खोजना होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।